हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बिहार बोर्ड के उन स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 12th में है और 2022 में एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी हिस्ट्री से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं लाया हूं। अगर आप 2022 में अच्छा स्कोर यानी अच्छा मार्क अपने एग्जाम में लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप कंप्लीटली देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी आप जरूरी शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी कुछ हेल्प मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। दोस्तों, आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, ऑप्शन को भी आप अच्छे से पढ़िएगा वीडियो को स्टॉप करके। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, दूसरा है जॉन ब्रंटन, तीसरा ऑप्शन है विलियम ब्रंटन और चौथा ऑप्शन है सर जॉन मार्शल। सोचिए और बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स मैनसन। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कवर कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है दयाराम सहनी, दूसरा ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स, तीसरा ऑप्शन है राखलदास बनर्जी और चौथा ऑप्शन है रंगनाथ राव। सोचिए और बताइए कि इसका भी करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राखलदास बनर्जी। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। ये ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है रोपर और चौथा ऑप्शन है कालीबंगान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालीबंगान। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और समझिए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। पहला है कनिंघम, दूसरा ऑप्शन है अर्नेस्ट मैके, तीसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल, चौथा ऑप्शन है सूरजभान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्नेस्ट मैके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा है तांबा। आपको करेक्ट जवाब ढूंढना है, तो अच्छे से पढ़िए प्रश्न और ऑप्शन को और बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है सिंधी, तीसरा ऑप्शन है उर्दू और चौथा ऑप्शन है फारसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कालीबंगान स्थित है। यह भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में केवल वही प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और ये सभी प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। 7वें नंबर का प्रश्न मैंने आपको बताया था कि कालीबंगान स्थित है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान में। कालीबंगान कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में, याद रखिएगा। अगला है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। यह 8वें नंबर का प्रश्न है, बताइए कि क्या करेक्ट जवाब होगा इसका। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हड़प्पा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है गणेश, दूसरा ऑप्शन है शिव, तीसरा ऑप्शन है विष्णु, चौथा ऑप्शन है वरुण। सोचिए और बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिव। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता
किसके समकालीन नहीं मानी जाती? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्रीट की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट की सभ्यता इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पूर्व पाषाण युग, दूसरा ऑप्शन है नव पाषाण युग, तीसरा ऑप्शन है लोह युग और चौथा ऑप्शन है कांस्य युग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कांस्य युग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन है पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगान, तीसरा ऑप्शन है लोथल और चौथा ऑप्शन है रंगपुर। बताइए कि इसका क्या करेक्ट जवाब होगा। आइए सही जवाब जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है साहित्य, दूसरा ऑप्शन है सिक्के, तीसरा ऑप्शन अभिलेख, चौथा है भनावेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही साहित्य। दोस्तों अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे वीडियो के जरिए आप A to Z प्रश्नों का रिवीजन जरूर कीजिएगा। आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स जरूर लाइएगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको केवल वही प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? आप ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें, वीडियो को स्टॉप करके, अगर आपको समय नहीं बच पाता है तो, और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश करें। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। पहला है प्रथम, दूसरा है 5वें, तीसरा है 10वें, चौथा ऑप्शन है 13वें। बताइए कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वें, यानी 13वें शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया? ये 6ठे नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है विसेंट स्मिथ, दूसरा है जेम्स प्रिंसेज, तीसरा ऑप्शन है काशी प्रसाद जायसवाल, चौथा ऑप्शन है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। सोचिए और बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। आप अच्छे से देख लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है चैत्य, दूसरा है स्तूप, तीसरा ऑप्शन है गुहा वास्तुकला, चौथा ऑप्शन है स्तंभ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्तंभ। इस प्रश्न का राइट आंसर शायद आपको मालूम ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि इंडिका की रचना किसने की? देखिए ऑप्शन है कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल-बरूनी और इत्सिंग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इसकी जो रचना की थी वो की थी कौन? हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। वेनसांग, फहांग, इत्सिंग और वांग हनत से। ये 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फुआन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? देखिए ऑप्शन है। पहला मौर्य काल, दूसरा है गुप्त काल, तीसरा ऑप्शन है मुगल काल, चौथा ऑप्शन है अंग्रेजों का काल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गुप्त काल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? चलिए देख लेते हैं। नंद वंश, मौर्य वंश, शैव और फिर पाल। बताइए कि इन चारों में से अशोक किस वंश का शासक था? 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, मौर्य वंश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौटिल्य की कीर्ति है, कौटिल्य की
कृति है? ये प्रश्न है। ऑप्शन है मेघदूत, दूसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है मालविकाग्निमित्र, चौथा ऑप्शन है ऋतु संहार। चारों ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके और करेक्ट जवाब बताइए कि क्या होगा। आइए इसका जवाब जानते हैं। बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है कि मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? अच्छे से देख लीजिए प्रश्न को। कह रहा है कि मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो दोस्तों ये आया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। मथुरा अभिलेख, दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति, तीसरा ऑप्शन है वंशखेड़ा अभिलेख, चौथा ऑप्शन है ऐहोल अभिलेख। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है उदयन, तीसरा ऑप्शन है अजात शत्रु, चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी वो की थी उदयन ने। किसने? तो उदयन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ये 17 नंबर का प्रश्न है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नवरत्न जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं? ए राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? आप ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो अशोक ने। अगला प्रश्न है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? राइट आंसर ए हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन है कोषाध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है मुद्राध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है पन्याध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है लक्षणाध्यक्ष। बताइए कि इन चारों में से मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? इसका सही जवाब डी हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? ये देखिए चार ऑप्शन है। पहला तो है मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की और इनमें से सभी। इन चारों में से आपको ढूंढना है और बताना है कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है। चलिए राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, मौर्य काल की। अगला प्रश्न है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क और बिंदुसार। इन चारों में से आपको बताना है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन है पहला मौर्य, दूसरा ऑप्शन है गुप्त, तीसरा है कुषाण और चौथा है सातवाहन। इन चारों में से आपको बताना है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, मौर्य। आइए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से ने निर्मित कराया? आप अच्छे से प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित कराया? ऑप्शन है चोल, दूसरा है पल्लव, तीसरा ऑप्शन है चालुक और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रकूट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन है मगध, अवंती, कौशल और गांधार। इन चारों में से आपको बताना है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, मगध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देख लेते हैं 16,
18, 20 या फिर 19। बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से पुराणों की संख्या कितनी है। चलिए, पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है वाल्मीकि, दूसरा है मनु, तीसरा ऑप्शन है कौटिल्य या चाणक्य, इसके बाद चौथा ऑप्शन है वेद व्यास। इन चारों में से बताइए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, कौटिल्य या चाणक्य भी जिसे कहा जाता है, ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गणसंघ, दूसरा ऑप्शन है गणतंत्र, तीसरा है राजतंत्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। आपको ढूंढना है चारों में से कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गणतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जहां लोग अपना घर बनाते हैं। जनपद शब्द का यही अर्थ होता है कि जहां लोग अपना घर बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, ये ऑप्शन देख लेते हैं। सोने के, चांदी के, तांबे के या फिर बी और सी दोनों, यानी कि सोना और चांदी दोनों, माफ कीजिएगा, चांदी और तांबे दोनों के। इनमें से आपको ढूंढना है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के किससे बने होते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते हैं वो चांदी के भी बने होते हैं और तांबे के भी, दोनों के बने होते हैं। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयभद्र द्वारा या फिर अजातशत्रु द्वारा। इन चारों में से आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा। आइए ऑप्शन जानते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उदयभद्र द्वारा। पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना की गई थी वो उदयभद्र द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित था। कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित था। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में या फिर वर्मा में। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पाकिस्तान। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है पाकिस्तान में स्थित था। अगला प्रश्न है कि फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। फहियान, ये 35 नंबर का प्रश्न है। राइट आंसर इसका देख लेते हैं क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। इन चारों में से बताइए कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर महेंद्र। इस चारों में से आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। माफ कीजिएगा, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न हम देखेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आखिरी प्रश्न से समझिए। मैगस्थनीज कौन था। यात्री, व्यापारी, राजदूत या फिर गुलाम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजदूत। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी हिस्ट्री से रिलेटेड टोटल 39 से भी अधिक प्रश्नों का रिवीजन यहाँ पे हमने करवाया है। आपने इस 39 प्रश्न में से कितने का करेक्ट जवाब बताया है, कमेंट सेक्शन में अभी आप हमें जरूर बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस लक्ष्य पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम से रिलेटेड जितना हो सके इंपॉर्टेंट प्रश्न उतना मैं कवर कराऊंगा, और आपके अच्छे मार्क के लिए मुझे जितना मेहनत करना होगा उतना मैं करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।